हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आर जब 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो 9 यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूँ दोबारा से करंट पल्स रेडियो यानी कि CPR। और आज बात करेंगे हम लोग एक और शख्स के बारे में। ये सारी खबरें आप लोगों के पास आती हैं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले कौन है? भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 6 हो गई है। कांस्य पदक के लिए जरूरी मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, हमारे पहलवानों पर हमें और गर्व है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर बधाई संदेश देते हुए लिखा है, फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर अमन सहरावत को हार्दिक बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारत को अपना 6ठा पदक जीतते देखकर बहुत खुशी हुई। हमारी ओलंपिक टीम के प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। इस मैच में अमन को 10-0 से हार का सामना करना पड़ा था। अमन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्बानिया के अब्राकोवरोव को 12-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अमन ने पहले राउंड में पूर्व यूरोपियन चैंपियन व्लादिमीर एमरोव को 10-0 से मात दी थी। इस ओलंपिक में भारत को कुश्ती में अभी तक कोई पदक नहीं मिला था। महिला कुश्ती में विनेश फोगाट से पदक की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फाइनल से पहले अधिक वजन के चलते अयोग्य करार दे दिया गया था। पेरिस ओलंपिक में हुई थी शानदार शुरुआत। 21 साल के अमन ने अपने पेरिस ओलंपिक अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए राउंड ऑफ 16 मई 2022 के यूरोपियन चैंपियन व्लादिमीर एमरोव को 10-0 से यानी कि 10-0 से हरा दिया था। दूसरी जीत क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अल्बानिया की ओर से लड़ रहे 2022 के वर्ल्ड कप चैंपियन चेचेन पहलवान अबकारोव के मुकाबले में हासिल की थी। उन्होंने अबकारोव को 12-0 से हराया था। खबर अगर आगे देखी जाए तो अमन ने अपनी पहचान तब बनाई जब भारतीय कुश्ती मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी। देश के पहलवान सुशील कुमार को जेल हो गई थी। पिछले साल प्रदर्शनों के चलते लगभग पूरी गतिविधि ठप हो गई थी और उसके बाद वो इस बीच में निकले। इसी बीच टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन परिस्थितियों में पुरुष कुश्ती में अमन सहरावत भारतीय कुश्ती की उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। ये भी दिलचस्प है कि भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों में वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पुरुष कुश्ती में भारत की ओर से किसी खिलाड़ी के न जाने से शर्मिंदगी को बचाया। और इसी बीच टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया भी गंभीर रूप से घायल थे। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से हुई शुरुआत। हरियाणा के झज्जर के बिरोहा गांव के रहने वाले अमन सहरावत दिल्ली के उसी मशहूर छत्रसाल विश्व स्तरीय पहलवान है। ये वो अखाड़ा है जहां से ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, बजरंग पूनिया समेत कई खिलाड़ी बने हैं और पहचान बनाई है। अमन का जन्म 2003 में हुआ था और जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया और इस हादसे से उबरने में उनकी मदद की। कम उम्र में ही कुश्ती में रुचि को देखते हुए उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में भर्ती कराया गया। कुश्ती में जाने की प्रेरणा उन्हें सुशील कुमार से मिली, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। अमन ने नूर सुल्तान में 2019 एशियाई कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का पहली बार लोहा मनवाया था। 3 साल बाद 2022 में अमन अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 2023 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा और अस्ताना में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड और हांगजो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। हाल ही में विश्व कप ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान पेरिस 2024 का कोटा जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष पहलवान बने और अंततः पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा के लिए टोक्यो 2020 के सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया पर उन्हें वरीयता दी गई। BBC के लिए कलेक्टिव न्यूज रूम की ओर से यह खबर प्रकाशित हुई है। आगे आइए जारी रखते हैं एक और खबर भी। पाकिस्तान में टीवी सीरियल बरजक को यूट्यूब से क्यों हटाना पड़ा, क्या है विवाद? फवाद खान और सनम सईद 10 बरस बाद एक बार फिर से एक साथ। पाकिस्तान में टीवी ड्रामा के दर्शकों के लिए बरजक का इंतजार करने के लिए सुर्खी काफी थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के संयुक्त प्रोडक्शन में बनने वाली ये सीरीज रिलीज के बाद ऐसे विवादों में घिरी कि उसे प्रसारित करने वाले भारतीय चैनल जी जिंदगी ने इसे पाकिस्तान में यूट्यूब से ही हटा देने की घोषणा कर दी है। 6 कड़ियों वाली सीरीज की आखिरी कड़ी 6 अगस्त को यूट्यूब पर जारी की गई थी, लेकिन उसी दिन जी जिंदगी ने एक बयान में कहा कि 9 अगस्त के बाद पाकिस्तान में यूट्यूब पर इस ड्रामे को नहीं देखा जा सकेगा। चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में वर्तमान जनभावना की रोशनी में हमने यूट्यूब पाकिस्तान से बरजक को स्वैच्छिक तौर पर हटाने का फैसला किया है। कहानियां कभी नहीं बढ़ती। ध्यान रहे कि जहां सीरीज की पहली किस्त प्रसारित होने के बाद से ही पाकिस्तानी दर्शकों की ओर से इस प्रति की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, जिन्होंने इस सीरीज के विषय में
अश्लील, उत्तेजक और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ बताया था। बरज़ख अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब रुकावट है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका मतलब किसी व्यक्ति की मौत के बाद क़यामत के दिन तक की अवधि है। ड्रामा सीरीज बरज़ख की कहानी असीम अब्बासी की लिखी है, जो इस सीरीज के निर्देशक भी हैं। असीम अब्बासी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जी जिंदगी की ओर से पाकिस्तान में यूट्यूब से बरज़ख को हटाने के फैसले को बेहतरीन बताते हुए लिखा, मेरी कोई भी कहानी उन सभी खूबसूरत और क्षमतावान कलाकारों की सुरक्षा से अधिक कीमती नहीं है जो उसे बनाने के लिए जमा हुए थे। ये फैसला वाकई में बेहतरीन है और उन सभी के लिए जिन्होंने हम पर मोहब्बत की बारिश की। मुझे उम्मीद है कि आप आखिरी कड़ी का आनंद लेंगे और याद रखें, कहानियाँ कभी मरती नहीं है। इस बयान के बाद बीबीसी ने आसिम अब्बासी समेत सीरीज में शामिल अदाकारों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस सीरीज या यूट्यूब से हटाए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। बरज़ख की कहानी क्या है? इस वेब सीरीज में कई किरदारों के बीच पेचीदा संबंधों और सामाजिक समस्याओं को पेश किया गया है। बरज़ख की कहानी एक 76 साल के शख्स जाफर के इर्द गिर्द घूमती है, जो आलम बरज़ख में मौजूद अपनी पहली मोहब्बत से शादी के लिए अपने बेटों को दावत देता है। एक तरफ जाफर अपनी शादी के लिए आलम बरज़ख को जाने की तैयारी में है, जबकि दूसरी तरफ इस बस्ती के लोग दो दुनियाओं के लोगों के इस मिलन से दुनिया के फना होने के खौफ में है। इस कहानी में साहित्य की आधुनिक तकनीक, मॉजिकल रियलिज्म या जादू यथार्थवाद से काम लिया गया है, जिसमें अतीत और वर्तमान की दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और कहानी के केंद्र में वो लोग हैं जो अपनी पहचान और भावनाओं के बारे में कश्मकश का शिकार हैं। सीरीज में मौत के बाद जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, प्रसव के बाद डिप्रेशन और जबरदस्ती की शादी जैसे विषयों के अलावा मनोवैज्ञानिक रोगियों की देखभाल करने वाले लोगों की समस्याओं पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन अधिकतर पाकिस्तानी दर्शकों को सीरीज के कुछ दृश्य और विषय पर गंभीर आपत्ति रही है और उनका दावा है कि इससे व्याभिचार, समलैंगिकता और जादू टोने को बढ़ावा मिलेगा। बरज़ख की पहली किस्त के पहले दृश्य पर ही दर्शकों की ओर से अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है, तो तीसरी किस्त में समलैंगिकता को बढ़ावा देने के आरोप उस समय सामने आए जब इस किस्त के एक दृश्य में दो मर्द एक किरदार एक दूसरे को चूमने के करीब दिखाई दिए हैं। अपना नेटफ्लिक्स डिलीट कर दें, आंखों पर पट्टी बांध लें। इस सीरीज के रिलीज होने के बाद पत्रकार हो या यूट्यूबर्स पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर सभी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान ये भी देखा गया कि बहुत सी ऐसी जानकारी दी गई जिससे इस ड्रामे के विरोध को और हवा मिली है। बरज़ख प्रसारित होने से पहले दर्शक ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार की लोकप्रिय जोड़ी फवाद खान और सनम सईद को 10 साल बाद एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब थे, लेकिन अब यही अदाकार सबसे अधिक आलोचना का शिकार हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर यूजर्स इन दोनों अदाकारों पर पाबंदी की मांग भी कर रहे हैं। मंगलवार को बरज़ख की आखिरी किस्त प्रसारित होने के बाद भी सीरीज का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा और पाकिस्तान में यूट्यूब से इस सीरीज को हटाए जाने की घोषणा के बाद बरज़ख के विरोध में मुहिम चलाने वाले लोग इसे अपनी कामयाबी बताते रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर बिलाल ने एक्स पर लिखा, इस ड्रामा के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों को काफी रकम दी तो वो उनके लिए पोर्नोग्राफी भी रिकॉर्ड करा लेंगे। नौशीन इरफान खान ने लिखा कि LGBT शिर्क, पीडोफिलिया, नेक्रोफिलिया, ब्लैक मैजिक, होमोसेक्सुअलिटी सब एक जगह पर आपको मालूम है कि कहाँ है। ये पाकिस्तानी डायरेक्टर अदाकारी के ड्रामा सीरियल में है जो Z5 ने रिलीज किया है जी बरज़ख नाम से, लेकिन यहाँ आलोचना करने वालों की कमी नहीं थी। वहीं भारतीय और पाकिस्तानी यूजर्स दोनों की ओर से बरज़ख की टीम को सराहा भी गया और पाखंडपूर्ण रवैये पर भी बात की गई। पत्रकार अफसा कोमल ने एक्स पर अपनी टिप्पणी में पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाले एडल्ट सामग्री की ओर इशारा किया और स्थानीय दर्शकों के दोहरे मापदंड की आलोचना करते हुए कहा कि अपना नेटफ्लिक्स पर डिलीट कर दें, आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं आपकी भावनाएं आहत ना हो जाएं। एक और यूजर कोमल बुखारी ने लिखा कि हमें हर उस चीज से समस्या क्यों है जो कुछ प्रगति और विकास लाती है। हम कब तक उन लोगों के हाथों अजाब झेलते रहेंगे जो यौनिकता की सच्चाई से बिल्कुल अनभिज्ञ है। ध्यान रहे, पहली किस्त प्रसारित होने के बाद सीरीज के निर्देशक आसिम अब्बासी ने एक यूजर की आलोचना के जवाब में एक्स पर ही लिखा था, अगर आपको अपारंपरिक कहानियां नापसंद हो तो कृपया मेरी सामग्री ना देखें। उन्होंने कहा वो हमेशा मानवाधिकारों का समर्थन करते रहेंगे और ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिन पर वो विश्वास करते हैं। रेत में से छुपाने से वो चीज खत्म नहीं हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इस ड्रामा सीरीज और उसमें काम करने वाले अदाकारों की तीखी आलोचना और ट्रोलिंग पर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के करता रहता लोगों और अधिकतर कलाकारों की ओर से भी चुप्पी साध ली गई थी, बल्कि कुछ मशहूर लोग तो इस मुहिम का हिस्सा भी बने। फैशन डिजाइनर मारिया बी ने बरज़ख के खिलाफ एक वीडियो जारी की जिसमें उनका कहना था, ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने जो सबसे बड़े गुनाह उनकी लिस्ट बनाई और उन पर एक ड्रामा बना दिया। पाकिस्तानी गायिका आयमा बेग ने बरज़ख को पाकिस्तान में यूट्यूब से हटाए जाने की खबर के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा, माफी के साथ ये उस तरह की फिल्म नहीं थी जो हमारी नस्ल देखना चाहती थी, शायद ये ध्यान खींचने का सबसे बड़ा तरीका था। इस स्थिति में कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने इस सीरीज और उसके विषयों पर बात करते हुए आलोचकों को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी। सीनियर अदाकार रुबीना अशरफ एक मॉर्निंग शो में बरज़ख के विषयों का बचाव करते हुए दिखाई दी। उन्होंने जनता को सोशल मीडिया की ताकत और सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल करने की राय दी। तो उनका कहना था कि अगर लोगों को समाज समलैंगिक पर आपत्ति है
तो उन्हें चाहिए कि समाज में जहाँ जहाँ इस तरह का काम हो रहा है उसके बारे में बात करें, उन्हें बेनकाब करें। ड्रामे ने तो समाज को आईना दिखाया है और आपके रेत में सिर दबाने से वो चीज़ खत्म नहीं हो जाएगी। अदाकारा और टीवी होस्ट नादिया खान ने एक निजी चैनल के शो में बरजक की कास्ट में फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी समेत हुंजा की वादियों में फिल्माई गई इस सीरीज को सराहा और ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ बताया था जो शादी, तलाक, सास और बहू और फैमिली ड्रामे से तंग आ चुके हैं। कुछ और खबरें लाता हूँ आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।